नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों आज बड़ा गजब का दिन था शेयर मार्केट में। इतनी बड़ी रैली, सेंसेक्स में इतनी बड़ी रैली और निफ्टी बैंक में इतनी बड़ी रैली बहुत मैंने कभी नहीं देखी। 3-4 सालों में जब से मैं मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखी। इवन बजट के टाइम पे भी नहीं देखी। लोगों का ऐसा मानना था कि इस बजट में मार्केट डाउन जाएगी। डाउन क्यों जाएगी, क्या एक्सपेक्टेशन थी, वो एक्सपेक्टेशंस पे शायद खरा नहीं उतरा, यानी कि उनकी एक्सपेक्टेशन नेगेटिव की थी, इसलिए उस नेगेटिव की तरफ ये बजट गया नहीं, जिस वजह से आज इतनी बड़ी रैली देखी। और आप लोग दोस्तों देख रहे होंगे ये निफ्टी 50 का चार्ट, जो लास्ट वीक से जो वी शेप की रिकवरी दिखाई है ना, ओहो हो, आज 650 पॉइंट की जंप 650 के ऑलमोस्ट निफ्टी 50 ने दिखाया। और निफ्टी बैंक लगभग 2500 पॉइंट। निफ्टी बैंक ने आज की प्लेयर, एक कहते हैं ना की रोल, सारी बैंकिंग सेक्टर ने आज इस मार्केट को, पूरे मार्केट में जो इतनी रैली दिखाई, इसका सबसे बड़ा कारण बैंकिंग सेक्टर था। दोस्तों मार्केट लगभग 14,750 से गिर के लगभग 13,700 तक पहुंच गई थी, यानी कि ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की गिरावट हम लोग देख चुके थे, लेकिन आज उसकी पूरी भरपाई कर चुकी है और मार्केट ने 14,335 के आसपास पहुंचा दिया है। तो बहुत ज़बरदस्त हुआ। इसके क्या कारण रहे, बजट में ऐसी क्या खास बात रही, उस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर दें और प्लीज़ कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। बजट में आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, ज़रूर फीडबैक दें। दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर बाजार इतना नीचे क्यों गया था। बजट हर साल आता है, वैसे हर साल जाता है, लेकिन इस बार का कारण ये था कि लोगों को ये एक्सपेक्टेशन थी कि बजट में इस बार प्रेशर रहेगा, टैक्स बढ़ाए जाएंगे। टैक्स क्यों बढ़ाए जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से मनी को, रेवेन्यू को और मनी को जनरेट करना है, जो ऑलरेडी कई बार पैकेज दिए गए हैं इस सरकार की तरफ से, और सीतारमण जी ने कई बार पैकेज का अनाउंसमेंट किया, 3-4 बार इसके पहले वो अनाउंस कर चुकी हैं। बीच बीच में जो सिचुएशन थी कोरोना काल की, तो लोगों को ये एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट में टैक्स का स्लैब बढ़ाया जाएगा, टैक्स और ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ों पर लोगों का ये बिलीव था कि प्रेशर रहेगा मार्केट में। इस वजह से मार्केट ने रिकवरी दिखाई कि मार्केट में जब टैक्स बढ़ाया जाएगा तो मार्केट से पैसा निकाला जाएगा और खींचा जाएगा। तो ये बात थी, इस वजह से मार्केट गिरा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि ऐसा सीतारमण जी ने अपने पिटारे से क्या खोला जिस वजह से ये चीज़ें निकली। तो दोस्तों दिख रहा होगा आपको, सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर अब बजट पेश करने जा रही हैं। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आज के बजट में क्या नहीं था जो मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आज के बजट में टैक्सेस नहीं थे। सब लोगों को लग रहा था कि टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे, पैसे जनरेट करने हैं, मार्केट की हालत ख़राब है, सरकार के पास पैसा नहीं है, उन्हें पैसे को और क्रिएट करना है तो टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे। जबकि सरकार ने टैक्सेस के ऊपर कोई आज डिस्कशन नहीं किया। ये बात मार्केट को बहुत पसंद आई, जो कि आप लोगों को दिख भी रही होगी। इवन उसने कॉरपोरेट टैक्सेस के बारे में भी कोई चर्चा नहीं करी, जो बात मार्केट को बहुत और बेहद पसंद आई। इस पर पूरे मार्केट का इम्पैक्ट आज आप लोगों को दिख रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें लाई जाई गई इस बजट में, क्या क्या है जिसको मार्केट ने आज फैक्टरिंग किया और ये आने वाले कुछ दिनों में फैक्टरिंग करता रहेगा। तो दोस्तों आज के बजट में जो सबसे बड़ी बात थी, जो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दिया गया है, वो रियल एस्टेट के ऊपर दिया गया। कुछ सेक्टर ऐसे थे दोस्तों, कई दिनों से, कई सालों से डाउन पड़े हुए थे, सुस्त पड़े हुए थे, जिसमें कि एक ऑटो सेक्टर हो गया। ऑटो सेक्टर बहुत सालों से डाउन था, और दूसरा हमारा रियल एस्टेट हो गया। ये दोनों सेक्टर ऐसे थे जो कई समय से डाउन पड़े हुए थे और इनकी हालत हमें लग भी नहीं रही थी कि बहुत अच्छी सिचुएशन आ सकती है इनके लिए। तो सबसे ज़्यादा आज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और रियल एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा जोर किया गया। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे आज के बजट में ये था हाउसिंग फॉर ऑल, यानी कि
इन्होंने क्या बताया कि इसमें एडिशनल डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 1.5 लाख फॉर लोन टेकन अप टिल 31 मार्च 2020, यानी कि ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो अपना नया घर लेने की सोच रहे थे और जो 2022 31 मार्च तक नया घर लेते हैं तो उनके लोन में 1.5 लाख रुपए का लगभग इंटरेस्ट का डिडक्शन होगा। तो ये एक बहुत अच्छी उन लोगों के लिए, ये हाउसिंग फॉर ऑल रियल एस्टेट के लिए एक बहुत अच्छी बात है। इसलिए रियल एस्टेट के सेक्टर में बहुत बूम आएगा और ये सेक्टर अब शायद नहीं, शायद क्या 100% ग्रोथ की करके दिखाएगा कुछ आने वाले समय में। उसके साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में इस बजट में कई सारे रोड और ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के लिए बात की गई है। इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे 3500 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे वर्क्स इन तमिलनाडु एट एन इन्वेस्टमेंट रुपीज़ 1.3 लाख करोड़ का। तो ये भी इसमें क्या होगा, जैसे कि LNT है, लार्सन एंड टर्बो है, कई सारी बैंकिंग है, उनके लिए बहुत अच्छा है। LNT लार्सन टर्बो भी आप देखेंगे इसके लिए, इस गवर्नमेंट के लिए काम करती है। अशोक लीलैंड है, ये गवर्नमेंट के लिए काम करती है। तो ये जो गवर्नमेंट के लिए काम करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रियल एस्टेट की हो चाहे वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, उसमें उसको फ़ायदा मिलेगा। इसमें इसी तरीके से आप ये देखिए 1100 किलोमीटर नेशनल हाईवे वर्क एट केरला के लिए इन्होंने 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की बात कही, वहाँ पे भी नेशनल हाईवे बनाने की बात कही। वेस्ट बंगाल में इन्होंने 25,000 करोड़ का पैकेज दिया वेस्ट बंगाल के लिए, वहाँ पर हाईवे के लिए काम होगा। असम के लिए, तमिलनाडु के लिए भी इन्होंने बोला है। तो ये इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और अच्छा इम्प्रूव करने के लिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब रोड्स को और अच्छा इम्प्रूव करने के लिए हाईवेज़ पर इन्होंने जोर दिया है। तो ये भी रियल इस्टेट और जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बड़ी बड़ी कंपनियां उनको बेनिफिट पहुंचाने की बात है। दोस्तों, आज के इस बजट में दूसरी जो सबसे बड़ी बात रही है वो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के बारे में रही है। आज के जिस तरीके से कोरोना काल से निकल करके हम लोग आए हैं, तो सरकार ने स्वस्थ भारत के ऊपर बहुत जोर दिया है। इसके चलते उन्होंने 17,888 रूरल एरियाज़ में और 11,024 अर्बन एरियाज़ में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को ओपन करने की बात कही है। तो ये स्वास्थ्य के से रिलेटेड बहुत बड़ी बात है और स्वास्थ्य के सेक्टर में भी हमारे अगर शेयर मार्केट में देखा जाए तो जो हेल्थ से रिलेटेड इंडस्ट्री है उसमें भी एक ग्रोथ की बात कही है। उसके अलावा सेटिंग अप द इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स को भी सेटल करने की बात कही है इन ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड 3382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स इन 11 स्टेट। 11 स्टेट्स में 3382 डिस्ट्रिक्ट्स में और ब्लॉक्स में ये बात बनाने की बात कही है। उसके अलावा नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल, यानी कि इन्होंने हेल्थ पर बहुत अच्छा जोर दिया है। नेशनल सेंटर डिजीज़ कंट्रोल को बनाने की भी बात कही है। एक्सपेंशन ऑफ द इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल टू ऑल स्टेट यूटीज टू कनेक्ट टू ऑल हेल्थ लैब्स। तो कई सारी चीज़ें थी जो इसमें, अभी मैंने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की, फिर रोड्स के लिए बात की। इसके अलावा जो स्वस्थ भारत तो करना ही था, ये तो सबको एक्सपेक्टेशंस ही थी कि स्वस्थ भारत की रिगार्डिंग पे उनको बात करना ही करना है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल से निकले हैं तो इसमें हेल्थ के लिए बहुत अच्छा पैकेज रहा। दोस्तों, अगला पॉइंट जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि कई सारी जो कंपनी सरकार के पास में थी, जो सरकार के पास में होल्डिंग थी, जिसका मालिकाना था, उसमें से कुछ अपने शेयर्स और अपना परसेंटेज ये डिसइन्वेस्टमेंट करके प्राइवेट सेक्टर में लाने की कोशिश कर रही है। जैसे कि उसमें से स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट BPCL है, एयर इंडिया है, ये वो चीज़ें हैं जो शेयर मार्केट में ये ऑलरेडी लिस्टेड है, मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ। कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, IDBI बैंक है, BEML है, पवन हंस है, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड है। तो ये ऐसी कंपनियां जिनके शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड हैं, इनको भी सरकार अपनी तरफ से डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, यानी कि इनको अपनी होल्डिंग प्राइवेट सेक्टर में दे सकती है, जिस वजह से इसके शेयर जिनके पास में भी होंगे तो उनको बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। अदर देन IDBI बैंक
2 पब्लिक सेक्टर बैंक एंड जनरल इंश्योरेंस, यानी कि जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है वो भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे। दोस्तों कई दिनों से, पिछले साल से ही ये बात न्यूज़ में आने लगी थी कि LIC का भी IPO आएगा। LIC का भी IPO नहीं है, यानी कि इसका क्या मतलब है, क्या ये पूरी तरीके से प्राइवेट हो जाएगी? सरकार का ये कहना है, इसके बारे में भी कोई कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं है, कि LIC की कुछ होल्डिंग्स सरकार रिलीज करेगी, उसे एज ए IPO निकाल के पब्लिक को तक पहुंचाएगी, उसमें से अपना कुछ डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है जिससे सरकार रेवेन्यू जनरेट करके और ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना चाह रही है। तो ये वाली एक पॉइंट थी। दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि आज सरकार ने टैक्स के बारे में, टैक्स इम्पोज करने की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में कोई बात नहीं की। इवन सरकार ने टैक्स रिलीफ करने की बात की, रिड्यूस करने की बात की। वो किसके ऊपर? तो आप देख सकते हैं, रिड्यूसिंग कंप्लायंस बर्डन फॉर डायरेक्ट टैक्स पेयर्स, रिलीफ टू सीनियर सिटीजन। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए टैक्स का रिडक्शन लेके आई है, उनके ऊपर से बर्डन हटाने की बात की है। यानी कि एक तो ऊपर से सरकार ने कोई टैक्स इम्पोज नहीं किया, कोई नया टैक्स इम्पोज नहीं किया, ना तो कॉर्पोरेट टैक्स और ना ही पर्सनली इंडिविजुअल्स के लिए कोई टैक्स इम्पोज किया। इवन उसने रिलीफ देने की बात करी है, सीनियर सिटीजन्स को जो भरते थे टैक्स के लिए डालते थे, उनको रिलीफ देने की बात करी कि सीनियर सिटीजन वो ओनली हैव अ पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम डू नॉट हैव टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। यानी कि जो सीनियर सिटीजन है, 75 ईयर्स है समथिंग, उन्होंने ये बात कही है 75 ईयर्स ओल्ड पीपल्स के लिए, कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं और उनकी इनकम केवल पेंशन से या इंटरेस्ट इनकम से हो रही है, उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा रिलीफ फॉर डिविडेंड पेमेंट के लिए भी उन्होंने रिलीफ की बात कही है। रिलैक्सेशन टू NRI, notifying rule for the removing hardship to NRIs regarding their foreign retirement accounts due to mismatch in taxation period। यानी कि NRI जो लोग भी हैं उनको भी इसने में रिलैक्सेशन की बात कही है। यानी कि डबल फ़ायदा हो गया, एक तो टैक्स ऑलरेडी इम्पोज नहीं किया गया, ये बात भी मार्केट को बहुत पसंद आई, जिसकी वजह से मार्केट में आज रैली दिखाई है। और दूसरा, गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन को और कुछ NRIs को रिलैक्सेशन देने की बात भी कही है। दोस्तों अगला पॉइंट, मेकिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबली कम्पिटिटिव। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारी भारत की है उसके बारे में ये बात चल रही है। यानी कि जो भारत की टेक्सटाइल की कंपनियां जो कपड़े बनाती है, वो उनकी वास्तविकता में बहुत दिनों से रेड पुती हुई थी, अगर हम लोग लोकल लैंग्वेज में ये बात कही। कारण क्या है कि उनके या तो बहुत क्वालिटी के कपड़े नहीं बनाते हैं, जो कि हम लोग पहनना पसंद नहीं करते। हम लोग ऑलमोस्ट जो फॉरेन कंपनी है उनके कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो या तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, और अगर वो अच्छी क्वालिटी बना लेते हैं तो कंपैरिजन देन फॉरेन कंपनी के कंपैरिजन में बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसके लिए भी सरकार ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है कि मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स टू बी लॉन्च्ड। इन्होंने क्या किया है, मेगा इन्वेस्टमेंट करने की, जो टेक्सटाइल है, जो ये भारतीय कंपनियों की बात चल रही है, जो इंडियन कंपनी है उनके लिए बात चल रही है, उनके लिए मेगा इन्वेस्टमेंट की बात करने की इस बजट में प्रावधान था। और उसके साथ ही साथ 7 टेक्सटाइल पार्क्स विल बी एस्टेब्लिश्ड ओवर 3 ईयर्स। 3 साल के अंदर 7 टेक्सटाइल पार्क्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे। दिस विल इनेबल द टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू बिकम ग्लोबली कम्पिटिटिव, अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्सपोर्ट्स। यानी कि जो इंडियन कंपनी है वो ग्लोबली लेवल पर कम्पिटिटिव हो सके, बड़ी बड़ी कंपनियों से, विदेशी कंपनियों से कंपटीशन कर सके और अट्रैक्टिव हो सके, उनका इन्वेस्टमेंट आए उनमें, और उसके साथ ही साथ वो एम्प्लॉयमेंट को भी बूस्ट कर सके। आपको पता होगा कि टेक्सटाइल कंपनियों में सबसे ज़्यादा लेडीज़ काम करती हैं, तो वो यही चाहते हैं कि जो लोअर तबके का लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार क्रिएट हो। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये भी बात करने की आज के बजट में इंक्लूड था। दोस्तों उसके अलावा एक ये बात, मेकिंग नेचुरल गैस अवेलेबल एक्सेसिबल टू ऑल। जो उज्ज्वला स्कीम है दोस्तों, 8 करोड़ शायद था, 8 करोड़ ऑलरेडी इनका
था घरों तक गैस सिलेंडर या चूल्हा पहुंचाने की जो बात कही थी, उसके अलावा उस स्कीम को इन्होंने एक्सटेंड करके 1 करोड़ और ज़्यादा बेनिफिशियरीज बढ़ा दी, यानी कि 1 करोड़ लोगों तक और ये उज्ज्वला स्कीम जाएगी। तो इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से ये होगा जो गैस की कंपनियां हैं, वैसे तो 2 मेजर बड़ी कंपनियां हैं, IGL और MGL। MGL के ऊपर मैंने अभी एक पूरा वीडियो बनाया था शायद 10 दिन पहले ही, तो आप उसे देख सकते हैं। तो जो IGL और MGL कंपनियां, इनको भी बेनिफिट होगा, इनको डायरेक्टली बेनिफिट होगा, क्योंकि इस स्कीम के तहत ये गैस की कंपनियां कौन सी हैं, IGL MGL, तो मेकिंग नेचुरल गैस अवेलेबल एक्सेसिबल टू ऑल, सबके पास तक जो नेचुरल गैस है वो अवेलेबल कराने की बात कही गई। उसके साथ ही साथ एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट टू बी टेकन अप यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की भी इन्होंने बात करी है। तो ये गैस की कंपनियों के लिए शेयर मार्केट में बहुत अच्छा एक ये देखा जाए कि लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच सकते हैं, जिसमें 2 बड़ी कंपनियां हैं, मैंने नाम भी बता दिया, IGL और MGL। दोस्तों MSMEs के लिए भी सरकार ने इसमें 15,700 करोड़ रुपए प्रोवाइड करने की बात कही है। तो आप लोग ये देख सकते हैं 15,700 करोड़ टू बी प्रोवाइडेड टू द MSME सेक्टर्स। MSME सेक्टर क्या है, मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज जो कंपनियां होती हैं, वो एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं और उनके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा बात होती है, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री जो ऑलरेडी लार्ज कंपनियां हैं तो वो तो ग्रोथ कर ही रही हैं, उनको तो बिजनेस मिल ही रहा है, लेकिन जो मीडियम और स्मॉल्स कंपनी है वो ही रूरल्स एरिया में और अर्बन जो छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे गांव होते हैं, वो ही एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, वो ही बिजनेस जनरेट करते हैं, वो ही लोगों में रोजगार क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, छोटी छोटी कंपनियां और मीडियम इंटरप्राइजेस कंपनियां। तो इसको भी सरकार ने ध्यान दिया है और इसके भी कुछ इन्वेस्टमेंट करने की उन्होंने बात की। 15,700 करोड़ रुपए उन्होंने प्रोवाइड किए इस सेक्टर के लिए भी। और दोस्तों एक बहुत खास बात, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस बार के बजट में शेयर मार्केट के लिए अभी तक जो सेक्टर ठंडे थे उनमें एक क्रांति कह सकते हैं कि क्रांति लाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो रियल इस्टेट हो। दूसरा दोस्तों ऑटो सेक्टर, ऑटो सेक्टर भी आप देख लीजिए कई सालों से ठंडा था, आज इन्होंने उसमें भी एक बात कही है जो बहुत दिनों से न्यूज़ में चल रही थी, बट फाइनली आज इसको लाया गया है। वॉलेंट्री व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी टू फेज आउट ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल्स, जो अनफिट और पुराने व्हीकल्स हैं उनके लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी बनाई गई है। अब इससे क्या होगा, पुरानी गाड़ियाँ, पुराने व्हीकल्स जो अनफिट हैं और जो फ्यूल इफ़िशियंट नहीं है, तो उनके लिए कुछ स्क्रैपिंग पॉलिसी, अब वो क्या है इसका पूरा कंप्लीट डेटा तो नहीं है, पर उसके लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी कि उनको लिया जाएगा, उनकी एक मिनिमम वैल्यू रखी जाएगी ताकि वो जा सके। और उसके साथ ही साथ फिर जब वो जाएंगे तो नए व्हीकल, नए वाहन लोग खरीदेंगे, इससे ऑटो सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की बात इन्होंने कही है, तो ये स्वच्छ भारत के अंतर्गत आता है। और उसके अलावा द अर्बन स्वच्छ भारत मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड विद टोटल फाइनेंशियल एलोकेशंस ऑफ 1,41,670 करोड़ ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम 2021-2026, यानी कि 1,41,678 करोड़ 5 साल के अंदर एलोकेट करने की बात कही है अर्बन एरिया में, वो भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी आज की इस वीडियो में। और मैंने एक बात और भी कही थी कि आज सरकार ने क्या किया, एक तो टैक्स नहीं इम्पोज किया, दूसरा दोस्तों आज सरकार ने एक, हम लोग जो सोच रहे थे कि कोरोना टैक्स भी बोल सकते हैं या कोरोना सेज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके लिए शायद सरकार कहीं ना कहीं कोरोना सेज भी लगाए और लोगों से एक्स्ट्रा पैसे कोरोना के लिए निकालने की कोशिश करे, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा इन्होंने इम्पैक्ट नहीं किया। इस वजह से आज के दोस्तों ये बहुत मेन कारण थे जो मार्केट ने इतना बड़ा बूम दिखाया। और ये पॉइंट जो मैंने डिस्कस करने की कोशिश करी, इससे अब ऑटो सेक्टर, गैस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन की कंपनियां हैं, रियल एस्टेट की कंपनियां हैं, उनमें जो काफ़ी सालों से ठंडे पड़े हुए थे उनमें अब आगे बूम देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ बैंकिंग तो हमारा हमेशा की रोल प्ले करता ही है, तो उसको तो हमें भूलना है ही नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें, सारे लोन, सारे जो पैसे कौन क्रिएट करेगा, कौन लोगों तक पहुंचाएंगे, वो बैंकिंग सेक्टर का काम है। तो जब ये सारे सेक्टर करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, ये सारे सेक्टर आगे बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर में तो बूम
ग्रोथ आनी ही आनी है। तो ये थी सारी बातें जो मैंने ओवरऑल कोशिश करी आप तक पहुंचाने की। एक एवरेज मोटा मोटी जो जितना मैं समझाने की कोशिश की आप तक, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर के और उनको आप तक इस छोटे से वीडियो में पहुंचाने की मैंने कोशिश की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।